भाग जाएंगे तुरंत। संधि उंधी तो पूरा कर चुके हो। संधि यहाँ पर संधि देख चुके हो ना, फ्लोरिडा की संधि। ये है आपका युकाटन चैनल, है ना, ये युकाटन चैनल। उसके बाद इधर वाला देख चुके हो आप, बेरिंग संधि है। क्या ऑस्ट्रेलिया का? ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है? अगर नॉर्थ अमेरिका है बे। अरे ये थोड़ा ऐसा फैल गया है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो एक ही है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ये दो ठो। आओ, बाकी सब कर चुके थे अपन। कल कहाँ लास्ट क्या क्या देखे हो आप? रेगिस्तान ये कैसे देख लिए थे? ठीक है, आइए नदी, नॉर्थ अमेरिका की नदी। यहाँ से एक नदी निकलेगी इस तरह से, ऐसे ऊपर आके यहाँ विसर्जित हो जाएगी। ये वाला पानी क्या है? बेरिंग सागर। ये क्या है? बेरिंग सागर। ये पूरा बेरिंग सागर है। इधर चुक्सी सागर। ये है यूकॉन नदी। यूकॉन नदी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से निकली। देखो, जब बात नदी की आए तो नदी में क्या क्या प्रश्न बनता है? उद्गम, ओरिजिन, विसर्जन, माउथ, जिसको नदी का मुंह बोलते हैं, नदी का मुहाना बोलते हैं, माउथ ऑफ द सी, जहाँ वो विसर्जित होती है, जहाँ जाकर वो सागर या महासागर से मिलती है, उसको मुंह बोलते हैं, नदी का मुहाना बोलते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें इतना डिटेल नहीं जाना है। जब हम इंडिया की नदी पढ़ेंगे तो उसका उद्गम, विसर्जन, उस पर बांध, उसमें नदी परियोजनाएं, कौन सी दिशा में बह रही है, कौन कौन से राज्यों से होकर बह रही, सब डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को उतना डिटेल नहीं जाना। यहाँ पर जितना डेटा मैं नक्शे में करवा रहा हूँ, केवल उतने से संतुष्ट रहो, है ना। एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं करनी है। बस एक नदी दिख रही है आपको, यूकॉन नदी, जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से उद्गम हो रही है। उद्गम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, यहाँ से उद्गम हो रही, ऊपर जा रही है और यहाँ आकर बेरिंग सागर में विसर्जित हो जा रही है, यूकॉन नदी। लेकिन यूकॉन नदी के तट पर एक प्रसिद्ध शहर है, वैंकूवर। प्रसिद्ध शहर कौन सा? वैंकूवर। वैंकूवर यूकॉन नदी के तट पर है। वैंकूवर कनाडा का प्रसिद्ध शहर, वैंकूवर यूकॉन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ये हो गया ये। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक झील देखी थी, एक झील देखा था, ग्रेट स्लेव। कौन सा? ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव झील देखा था। ग्रेट स्लीव से एक नदी निकलेगी और ऐसे ऊपर की ओर जाएगी और यहाँ जाकर मिल जाएगी। यहाँ पर कौन क्या है? ब्यूफोर्ट सागर है। और ये नदी है मैकेंजी। ये नदी है मैकेंजी, मैकेंजी नदी, मैकेंजी ना। ओके, यहाँ पर एक और झील है, वो यह इससे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है चर्चिल लेक। कौन सा लेक? चर्चिल। यहाँ से एक नदी निकलती है और ऐसे जाकर, ये कौन सा? ये क्या है? ये हडसन की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। नदी कौन सी? चर्चिल। चर्चिल झील। चर्चिल झील से उद्गम है और इधर बहकर जाकर हडसन की खाड़ी में विसर्जित। चर्चिल। अच्छा, यहाँ पर एक झील देखा था आपने, ओंटारियो। ओंटारियो झील, जो कनाडा और यूएसए दोनों में फैली हुई है। लेकिन इसी हिस्से से एक नदी निकलती है, इस हिस्से से नदी निकलती है और जाकर, ये क्या है? अबे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये। नदी नहीं भाई, ये सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी।
सेंट लॉरेंस नदी कौन से? ओंटारियो झील से उद्गम। ओंटारियो झील है ना ये, ओंटारियो झील से उद्गम है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये नदी पूर्णतः कनाडा में बहती है, क्योंकि ओंटारियो का जो हिस्सा कनाडा में है वहीं से उद्गम है इसका, है ना। ये क्लियर है सेंट लॉरेंस? आइए, यहां पर आप लोगों ने एक पर्वत देखा था, अपलेशियन पर्वत देखा था। यहां से दो नदियों का उद्गम है, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। ये है हडसन नदी और ये है पोटोमैक, हडसन और पोटोमैक नदी। हडसन ये है, ये हडसन, ये वो मत सोचो, ये यहाँ पर देखो, ये न्यूयॉर्क की खाड़ी है, ये न्यूयॉर्क की खाड़ी है, न्यूयॉर्क की खाड़ी, न्यूयॉर्क की खाड़ी, गल्फ ऑफ न्यूयॉर्क। और ये जो है, ये जहाँ पर ये मिलती है, ये है चेसपीक की खाड़ी, चेसपीक की खाड़ी, ये चेसपीक की खाड़ी है। मैपिंग करके देखो, याद हो जाएगा तुमको मैपिंग करते करते, वरना ऐसे तुम रटते रह जाओ। देखो भाई, जो एपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से दो नदियों का उद्गम है, यहाँ से उद्गम हो रहा है। एक ऊपर में हडसन है और नीचे में पोटोमैक। ये नदी का नाम लिख देता हूँ मैं, पोटोमैक। कौन सी नदी? पोटोमैक। और ये नदी कौन सी? हडसन, हडसन नदी। ऊपर और नीचे याद रखना, ऊपर हडसन, नीचे पोटोमैक नदी। उद्गम एपलेशियन पर्वत, विसर्जन इसका कहाँ हो रहा है? प्रशांत महासागर में स्थित ये न्यूयॉर्क की खाड़ी में, ये न्यूयॉर्क की खाड़ी में, और ये चेसपीक की खाड़ी में विसर्जित हो रही है। समझ रहे हो ना? मतलब इन नदियों का मुहाना पूछ दिया आपसे कि हडसन का मुहाना कहाँ है? न्यूयॉर्क की खाड़ी, प्रशांत महासागर। न्यूयॉर्क की खाड़ी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में ना। अगर अरे पूरा है तो प्रशांत महासागर, ये पूरा क्या है? अबे प्रशांत महासागर है, और जो पानी यहाँ आकर घूमता है उसको खाड़ी का नाम दे दिया जाता है। कभी अगर मान लो न्यूयॉर्क की खाड़ी नहीं रहा, प्रशांत महासागर रहा, तो सही है ना वो? भाई ये खाड़ी किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा तो है। अरे सॉरी, अंध महासागर रे, अंध महासागर, ये अंध महासागर है ना पूरा, सब अंध महासागर में। अरे गलती से प्रशांत ना, क्यों हिस्सा नहीं? हिंद महासागर का हिस्सा है हिंद तो, और अरब की खाड़ी, अरेबियन सी और ये सब हिंद महासागर का हिस्सा है ना। क्लियर है? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। हडसन नदी के सामने न्यूयॉर्क और पोटोमैक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी, पोटोमैक नदी किनारे बसा हुआ है। कनाडा की राजधानी वो नहीं है, टोरंटो नहीं है, ओटावा। वो गलती से बोल दिया था, कनाडा की राजधानी ओटावा है, वो टोरंटो जो है शहर है, टोरंटो। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ये छोटी छोटी साला छोटे छोटे एग्जामों में आता है ना, कभी रटा नहीं है सब। ओटावा है, ओटावा।
नहीं, ये सब छोटे छोटे एग्जामों में पूछता है यार, बड़े एग्जामों में कभी देखो राजधानी पूछते। आरक्षक का एग्ज़ाम, वो अग्निवीर का एग्ज़ाम, ये सब में पूछता है राजधानी पूछता है, करेंसी पूछता है। हाँ होगा, वो अपने आप, तुम मैप को स्टडी कर लो, अपने आप प्रश्न आएगा, समझ दिख भी जाएगा, समझ भी जाओ, तुम्हारा सब आएगा सब। हाँ नहीं, तुम नक्शा बस बना लो, तुमसे प्रश्न बनेगा, मुझे मालूम है, नक्शा याद होना चाहिए। यहाँ तो इतने मतलब लीचड़ हो सालों, मैं जितना देता हूँ ना उतना कोई कोचिंग देती नहीं है, उसके बावजूद नोट्स कब दोगे, नोट्स कब दोगे। मेरे को लगता है कई बार जो है मैं तुम लोगों को मैं खुद पैरासाइट बना दिया हूँ, लग रहा है। आओ, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। पूछ देता है न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे, हडसन। और वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक, वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे बसा हुआ है। वैंकूवर यूकान नदी ना, यूकान। आइए, यही ब्रिटिश कोलंबिया से ये न्यूयॉर्क है, ये वॉशिंगटन डीसी है रे, ये वैंकूवर है, वैंकूवर। यहाँ से एक नदी आती है ब्रिटिश कोलंबिया से ही नीचे की तरफ आती है, और ये हिस्सा क्या है पानी का, प्रशांत महासागर में विसर्जित हुआ। इस नदी का नाम कोलंबिया है, नदी का नाम कोलंबिया, कोलंबिया नदी। और इस कोलंबिया नदी पर एक बहुत बड़ा बांध है। इस कोलंबिया नदी पर यूएस में एक बांध है, देखो कनाडा से निकल रही हो, यूएस में आकर विसर्जित हो रही है ना। इसमें एक बांध है जिसका नाम है ग्रैंड कूली बांध। ग्रैंड कूली बांध है ये कोलंबिया नदी पर, यूएस में ग्रैंड कूली। हमारे यहाँ कूली नंबर 1 कौन है, इसकी एक सहायक नदी है स्नेक नदी, इसकी सहायक नदी स्नेक। ग्रैंड कूली, और एक सहायक नदी है इसकी स्नेक, सांप। स्नेक को अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्नेक नदी येलो नेशनल पार्क में है। कौन सा, देखो आप, येलो नेशनल पार्क सुने हो, येलो नेशनल पार्क से बहती है स्नेक नदी। येलो नेशनल पार्क यूएसए में है। अब येलो नेशनल पार्क अमेरिका के कौन से राज्य में, प्रश्न आ सकता है। व्योमिंग, कौन से राज्य में है, व्योमिंग। लेकिन ये केवल व्योमिंग राज्य में नहीं, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। चूँकि 96% येलो नेशनल पार्क का हिस्सा व्योमिंग राज्य में है, तो एक ऑप्शन चुनना तो व्योमिंग है। लेकिन इसके अलावा मोंटाना और इडाहो में भी फैला हुआ है, थोड़ा हिस्सा इसका मोंटाना और इडाहो में भी है। कभी बहुत टफ बनाना हो तो पूछेगा। वैसे व्योमिंग याद रखो, येलो नेशनल पार्क यूएसए के व्योमिंग राज्य में है ना। और येलो नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी बहती है, स्नेक। किसकी सहायक नदी, कोलंबिया की। अच्छा, ओकर बाद हमन देखे रहे इति कोलोराडो का पठार था, यहाँ पर कोलोराडो का पठार, कोलोराडो के पठार से कोलोराडो नदी निकलती है। कोलोराडो
रॉकी पर्वत देखे हो ना, ये लो, यहाँ ले, ये लो, रॉकी पर्वत ऐसे था, और यहाँ पर कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार मतलब रॉकी के पर्वत से निकलती है एक नदी, रॉकी पर्वत से, रॉकी पर्वत से एक नदी निकलती है कोलोराडो, और नीचे आती सोनोरन, रेगिस्तान से गुजरते हुए ये यहाँ आकर विसर्जित हो जाती। ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी नदी? कोलोराडो। तो कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है भैया? रॉकी पर्वत श्रृंखला है ना, रॉकी पर्वत श्रृंखला कोलोराडो से निकलती है। कोलोराडो नदी है, ये कोलोराडो से निकलती, कहाँ घुसती? कैलिफोर्निया। कहाँ घुसती है? क्योंकि इधर कैलिफोर्निया है ना, और आप लोगों ने देखा था सोनोरन का रेगिस्तान, सोनोरन, तो सोनोरन रेगिस्तान से गुजरते हुए कैलिफोर्निया की काली खाड़ी में विसर्जित। ये बिल्कुल बनाओ, सोनोरन रेगिस्तान से गुजर रही है ये सोनोरन, सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में विसर्जित कोलोराडो ना। ये जो कोलोराडो नदी है इसको बहुत तरह से हम जानेंगे। एक, इसी में विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, ग्रैंड कैनियन। कौन सा कैनियन? ग्रैंड कैनियन, कैनियन बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, यही स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, कोलोराडो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन। कोलोराडो नदी विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है कोलोराडो में। कौन से राज्य में? कोलोराडो में। कैनियन क्या होता है? डीप वैली, लाखों सालों से बहते बहते वो चट्टानों को काटते काटते गहरी गहरी हो गई है, वैली बना दी है, गहरी वैली ना। तो कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन सी नदी पर है? कोलोराडो। क्या नाम है कैनियन का? ग्रैंड कैनियन। ये ग्रैंड कैनियन भी जो है एक नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, कोलोराडो राज्य। ठीक, क्लियर है? अच्छा, फिर एती देखो, ये लो, यहां पर एक झील पढ़े थे आप, इटास्का, इटास्का झील पढ़े थे। यहां से एक नदी निकलती, दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर। इटास्का झील से एक नदी निकलती, दक्षिण की ओर बहती है, और ये जाकर कहाँ विसर्जित हो जाती है? गल्फ, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की, जहाँ पे विसर्जित होती है, इस जगह का नाम है न्यू ऑर्लियंस, न्यू ऑर्लियंस, न्यू ऑर्लियंस जगह, न्यू ऑर्लियंस में ये मैक्सिको की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। कौन सी नदी है ये? मिसिसिपी, ये है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी है ये। इटास्का झील से उद्गम है, दक्षिण की ओर बह रही है और मैक्सिको की खाड़ी में विसर्जित हो जा रही है। न्यू ऑर्लियंस जगह है जिस जगह पर ये मैक्सिको की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। अच्छा, नदी का दाहिना किधर होगा? इधर, इधर लेफ्ट होगा। हाँ हाँ बे, मैं यही जानना चाह रहा था, पकड़ते हो कि नहीं। नदी और पवन का राइट लेफ्ट दिशा कैसे तय करेंगे? उद्गम की दिशा से, इधर से आ रही है, इसका राइट इधर, इसका राइट इधर होगा ना, इधर, और ये लेफ्ट। राइट साइड से एक नदी आकर मिलती है सेंट लुइस में। कहाँ मिलती है? ये जगह का नाम क्या है? सेंट लुइस, सेंट लुइस, सेंट लुइस में। और ये नदी का नाम है मिसौरी, मिसौरी, याद रखना, मिसौरी सहायक नदी है मिसिसिपी की। मिसिसिपी मिसौरी एक साथ बोलते हैं, मिसिसिपी मिसौरी। तो कभी कभी आपको मैं बता रहा हूँ, हालांकि बहुत रेयर है इधर कि आपसे पूछे, देखो ये कोई मुख्य नदी है ना, जैसे मान लो उद्गम है और ये ऐसे बह रही है, तो कई बार कैसा, ये सब अपन छत्तीसगढ़ और इंडिया में देखेंगे डिटेल, यहाँ माथा खपाने का कोई अर्थ नहीं।
मान लो आपको पता है ना ये नदी है, जैसे चलो देखो एक नदी कहीं से गंगोत्री से निकली ना, कौन सी नदी गंगोत्री से निकलती बताओ? गंगा। ये निकल रही है मान लो। तो कुछ नदियां, जैसे इधर से कोई नदी आई यहां आके मिली, ये यमुना है मान लो ना। इधर से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, इधर से कुछ नदियां इधर से आके मिलेंगी गंगा में। तो ये क्या हुई? ये पीला जो दिख रहा है क्या है? ये सहायक नदियां हैं। ये जो पीला कलर दिख रहा है, जिसका जो नदी कहीं और से उद्गम होती है लेकिन मुख्य नदी में आके मिल जाती है, ये क्या हो गई? सहायक नदियां। ये हो गई सहायक नदी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी। लेकिन यही गंगा पश्चिम बंगाल में जाकर फरक्का से ये आगे चली जाती है, बांग्लादेश में घुस जाती है। लेकिन ये फरक्का से क्या हो जाती है, ऐसे एक शाखा निकल के नीचे चली जाती है। ये हुगली नदी है। इसको हम क्या बोलेंगे? चलो बताओ। ये गंगा नदी सीधी चली गई, यहां से एक शाखा अलग होकर नीचे आ गई, हुगली नदी है मान लो। ये है वितरिका, इसे कहते हैं वितरिका। डिस्ट्रीब्यूटरी। वितरिका और सहायक नदी में अंतर समझे आप? सहायक नदी होती है जिसका ओरिजिन, उद्गम कहीं और है और वो आकर मिल जाती है, तो वो उस मुख्य नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी हो गई। लेकिन ये मुख्य नदी से अलग होकर, उद्गम एक ही है, उद्गम तो एक ही है, अलग होकर अलग दिशा में चली जाती, वो उसकी वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है ना। अच्छा, उसी प्रकार कई बार प्रश्न ऐसे बनता है इंडियन ज्योग्राफी में और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में बनेगा, जो CGPSC में बनेगा, कि भैया कौन सी नदी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिनी ओर की सहायक नदी है, बाईं ओर की सहायक नदी है। तो ऐसे भी ध्यान देना होता है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जरूरी नहीं। लेकिन चूँकि मिसिसिपी महत्वपूर्ण नदी है, तो आप ये याद रखो कि मिसिसिपी किधर से राइट बैंक, कौन सी है? दाहिनी ओर से सहायक नदी है ना। वो तो मैप नक्शा याद रहेगा यार, नक्शा याद रहेगा, कहाँ से गलती करोगे? नहीं याद रहेगा ये राइट बैंक है, दाहिनी ओर से। आप नक्शे को एक बार जाकर फेयर कर लो, देखो यहाँ बनाना चाहो तो रफ बनाओ, एक बार फेयर कर लो, मैं गारंटी देता हूँ 80% ज्योग्राफी आपको नक्शा याद हो जाएगा, बनाते बनाते लिखोगे और रटने की कोशिश करोगे तो फिर वही घंटा बजाओ ना। चलो ये हो गया ठीक। आइए और कोनो नदी बचिस का? हाँ, एक नदी एक और यहाँ से आएगी और यहाँ मैक्सिको में आकर मैक्सिको की खाड़ी से मिल जाती है। रियो ग्रांडे, इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे ये नदी है USA में, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे और कोई नदी बताने की ज़रूरत ना। हाँ, ये जो सेंट लॉरेंस नदी देखे थे ना आप, इसमें 2 शहर स्थित हैं कनाडा के। ये देखो 2 शहर, एक का नाम है क्यूबेक
बाप रे, मोटा है अतिक। यह है क्यूबेक और ये है आपका मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल शहर, मॉन्ट्रियल शहर। वो वैंकूवर बंदरगाह है ना, बंदरगाह शहर है वैंकूवर, शिप सब आती है वैंकूवर। क्यूबेक और मॉन्ट्रियल। सीजीपीएस देखो, स्ट्रैटेजी समझो आप, स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। मैं बात करूं अगर सीजीपीएससी की, तो आप ये मान के चलो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी 10% आता है, फिर भी हम पटक देता है उधर से। सितारा, प्लेनेट, ये सब इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही तो पढ़ते हो आप, आता है, फिर भी देखने को मिलता है। कभी पठार का कूद डाल देगा, कभी पहाड़ से कूद डाल देगा, आता है 10%। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज 90%। मतलब आपको यहाँ पर आप नक्शे को रिवाइज करके चले जाओगे और थियरी पोर्शन करना जरूर है। एक दो क्वेश्चन आ गया तो भारी पड़ जाता है, थियरी जरूर करना। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी, बाकी कॉन्टिनेंट की बात हो ना, नक्शा रिवाइज करके चले जाएं, क्योंकि आने की संभावना कम है। लेकिन अगर अदर एग्जाम में जाते हैं, अदर एसएससी, व्यापम, यूपीएससी, तो इधर देखो क्या हो जाता है, इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज 30% हो जाता है और इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज 70%। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजी आपकी तैयार होती है। मतलब सीजीपीएससी के 2 महीने पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके हिट लिस्ट में नहीं होगा। जब सारी चीज़ें हो जाए तब वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा आपके उसमें ना, कि चलो भाई लास्ट में नक्शा वक्शा रिवाइज कर लें, क्योंकि साल भर तो आपने पर वीकली टेस्ट दिया है, ढंग से पढ़ के तो तैयार है लगभग। वो साइंस से रिवाइज हुआ, चल दिया। स्ट्रैटेजी समझ रहे हो ना, जिसका जितना वेटेज, तो सीजीपीएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज हो जाता है कम। लेकिन भाई छोड़ नहीं सकते ना, अगर 1-2 क्वेश्चन भी आ गया, अफसोस हो जाएगा। यदि आपने पढ़ा है लेकिन उस दिन रिवाइज नहीं किया तो बिल्कुल भी बन ही नहीं रहा है, और तब और खल जाएगा जब साला 1 या 2 नंबर से फेल हो जाओगे, है ना। कब आपको कौन सी परीक्षा कौन सा समय दिखा दे आपको। और एक बात तो लिख लो आप, ये एक मेरे को ये नहीं समझ में आता कि छत्तीसगढ़ की कोचिंग जो होती है ना, देखना आजकल प्रचारित किया जाता है कैसा, यूपीएससी के पैटर्न में नए सिरे से तैयारी। अब तक क्या करा रहे, क्या होता था, सीजीपीएससी किसी तरह उनको सीजीपीएससी का सिलेबस ख़त्म करना है प्री की क्लास में। साइंस 8 महीने 10 महीने का कोर्स बना के ख़त्म कर दिया। पहले क्या होता था, आज से 5 साल पहले रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे, 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा होता था। पता होता था कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, देखो जनरल और ओबीसी को हमेशा कुछ एडवांस ही पढ़ना होता है, लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती थी ना, वो सॉल्व पेपर कर ले, रिपीट क्वेश्चन आ जाते थे, और उसी में अगर गलती ना करे तो वो सेलेक्ट हो गया प्री। पहले होता था ऐसा, आज से 5-6 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, और अभी क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार आ गई। ओम प्रकाश चौधरी भैया आईएएस बैठा है वहाँ एक मंत्री बनकर, तो वो कुछ तो करेगा। तो पेपर का स्तर अचानक 12वीं बेस व्यापम का पेपर का स्तर बढ़ गया, सीजीपीएससी का स्तर बढ़ गया। और मैं आपको लिख कर देता हूँ, कोई ट्रेंड नहीं होता। कोचिंगें आपको बोलती है ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको मत करो। मैं ये सुझाव कभी नहीं दूंगा आपको। मैं कहूँगा कि एक स्टूडेंट पूरे सिलेबस की तैयारी करके बैठेगा। रिवीजन के समय आप स्ट्रैटेजी वाइज वेटेज बताता जा रहा हूँ ना, स्ट्रैटेजी वाइज आप जो बड़े बड़े वेटेज है पहले तैयार करो। समय बच गया तो उसको रिवाइज करो, वरना वो छूट जाएगा तो भी आपका चांस बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन आप मर के वर्ल्ड ज्योग्राफी सीजीपीएससी के 2 महीने का जो समय बचा है, वो 1 महीना वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करो, तो मूर्खता है। उस 2 महीने में आप तैयारी जिसकी हो चुकी है वही रिवीजन करेगा 2 महीने में। तो 2 महीने में आपने पता चला कि आपने 15 दिन आपने पॉलिटी को दिया, 15 दिन पॉलिटी को दिया,
15 दिन आपने एंशंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को दे दिया है, बाकी 15 दिन आपने मध्यकाल और मॉडर्न हिस्ट्री को दे दिया। वेटेज बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप प्राचीन और उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखते हो आर्ट एंड कल्चर से, है ना। फिर आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ को तो पूरे 2 महीने रिवीजन में 2-2 घंटा रखा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि 50 वेटेज है ना। ये होता है जो लास्ट मोमेंट की तैयारी। देखो मेरी बात को एकदम स्पष्ट समझ लो ना, तो मैं ये स्ट्रैटेजी दोनों के लिए बता रहा हूँ, CGPSC और व्यापम दोनों के लिए, कोई भी, क्योंकि आप कर्मचारी चयन बोर्ड बनने वाला है। बता दूँ आपको, कर्मचारी चयन बोर्ड बनने वाला है, यहाँ भी क्या होगा वो बता रहा हूँ मैं, उसको बाद में। इधर आओ। पहली बात, लोग आपको बोलते हैं कि पिछला सॉल्व देखो, उससे आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है ना। लेकिन ओकर बाद कहा जो बाबा जी का ठुल्लू, ये अभी कोचिंग देख लो आप, अभी हम लोगों की हालत खराब हो जा रही है। छोड़ के पढ़ने से क्वेश्चन बनेगा, वो इतने कूद के प्रश्न बना रहा है। नहीं, छोड़ के पढ़ने वाला प्रिंसिपल नॉन सीरियस स्टूडेंट को बाहर करने वाला पेपर बन रहा है अब, चाहे CG व्यापम हो चाहे CGPSC हो। इसका मतलब आयोग चाहता है कि मेहनती स्टूडेंट ही क्लियर कर पाएँ। इसका मतलब यह है कि जो सिलेबस है आपको पूरा तैयार करना है। आपको नहीं मालूम कहाँ से क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट ना के बराबर हो रहे हैं। 7-8 क्वेश्चन हो गया तो हो गया, वरना सारे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि CGPSC और व्यापम चाहता है पूरे सिलेबस की तैयारी कीजिए आप, शॉर्टकट रास्ता नहीं, विस्तृत तैयारी करनी है। मैं बाद में बताऊंगा, रिवीजन एग्जाम के पहले का रिवीजन का स्ट्रैटेजी अलग हो जाता है। विस्तृत तैयारी करनी है आपको, कुछ नहीं छोड़ना है। लेकिन CGPSC में मैंने बताया वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में नहीं है, आप इसको लास्ट मोमेंट के लिए रखोगे, लास्ट मोमेंट। लेकिन जब को क्लास में आपको कराया जा रहा है तब आप ऊर्जा लगा के इसको तैयार करो, क्योंकि इस समय तैयार किए रहोगे तो साए पलट के 1-2 क्वेश्चन के लिए आप उतना रिस्क ले सकते हो, बन जाएगा, उतने में भी बन जाएगा अगर आपने साल भर इसको तैयार किया, अभी इस दौरान तैयार किया है। तो वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना होते हुए भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है ना। लेकिन CG व्यापम इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। तो जब CG व्यापम की तैयारी करो तो एक विषय के रूप में इसको रखो, है ना। पूरी तैयारी कीजिए आप सिलेबस की। अब बात आती है एग्ज़ाम से पहले का जो 3 महीना है, 3 महीना, ये 3 महीना में आपकी स्ट्रैटेजी तैयार होगी एग्ज़ाम के हिसाब से। जैसे ये CGPSC है और ये व्यापम का एग्ज़ाम। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये और टफ होगा, ये और टफ होने वाला है CG व्यापम। अगर कर्मचारी चयन आयोग बन गया, बोर्ड बन गया, तो एक ही पेपर होगा सारे वैकेंसीज के लिए, जैसे बिहार में होता है। एक ही सिलेबस होगा, और सिलेबस एक ही होगा तो मैं बता देता हूँ, ये तय है कि सिलेबस का मुख्य हिस्सा क्या होगा। वही GS, वही CG, वही मैथ्स, वही रीजनिंग, ये तो होगा ही होगा। वही हिंदी, वही अंग्रेजी, वही कंप्यूटर्स, साथ में कुछ और हो सकता है तो ऐड कर दे, लेकिन होगा यही। 90% सिलेबस सब फिक्स है, यही होगा। इसका मतलब ये है, चाहे आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना हो, चाहे आपको पटवारी बनना हो, चाहे आपको शिक्षक बनना हो, टीचर का ना सर, उसमें टैट निकालना रहेगा, बस हो गया, अब टैट बस निकालना है। हाँ, वैसा हो जाएगा, मतलब ना। लेकिन एग्जाम में बैठना होगा ना, नहीं। हाँ, मतलब जैसे कि टैट निकाल, हम लोग 2 पेपर होते हैं ना, सिंगल पेपर होता है, उसमें ना जैसे स्कोर कार्ड चलेगा, जैसे कि टैट में जिसका नंबर आया सिलेक्शन, अब सब लोग पहले बोलते थे ना कि 75 नंबर का तो पास होंगे, ये रूल फटने वाला है। हाँ, अब स्कोर ना, तो वो लोग परीक्षा में तो बैठेंगे ही ना। हाँ, समझो। अच्छा, 75%, 90% खत्म कर दिया CG टेट का, तो पेपर देखा था, कठिन दिया था ना। तो एक ही एग्जाम होगा, कोई भी वैकेंसी हो, पटवारी हो
रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, कोई भी वैकेंसी हो व्यापम की, एक ही एग्ज़ाम होगा। अब एक ही एग्ज़ाम होगा मतलब जान जाओ आप, साल में पता चला एक ही बार होगा, लेकिन पता चला छोटे मोटे बड़े सब मिलाकर पता चला कि 1000 पोस्ट निकल गई। रुको ना, जैसे मान लो क्लरिकल जॉब के लिए वो भी एग्ज़ाम यही होगा, लेकिन जो क्लरिकल का प्रेफरेंस भरेंगे उनके लिए अलग से टाइपिंग और वो टेस्ट हो जाएगा, उनके लिए वो हो जाएगा। अब वो अलग होगा, हाँ वो अलग होगा, इंजीनियरिंग का उसका अलग होगा। लेकिन जो सामान्य जमान होता है ना, रेवेन्यू, पटवारी, आमीन, ये सब जो निकलता है, ये सब क्या करेंगे, क्लब एक ही एग्ज़ाम होगा। ये अच्छा है, सुन लो, ये एग्ज़ाम पैटर्न अच्छा होता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, व्यापम को कोई वैकेंसी निकलता है, साला कुछ और जोड़ देता है उसमें, फिर कोई वैकेंसी निकला कुछ और जोड़ देता है। अब स्टूडेंट क्या होता है, CGPSC की तैयारी कर रहा है, वो साला अलग से, अब वो इधर का है मेंस की तैयारी करेगी भी, आप दोनों चूक रहा है। अभी एक ही सीरियस स्टूडेंट जो भिड़ा रहेगा, एक ही सिलेबस में भागना है उसको, तो CGPSC के लिए भी भिड़ा हुआ है, इधर वैकेंसी आ गई तो इधर भी भिड़ा हुआ है, तो क्रीम स्टूडेंट को मौका मिलेगा जो एक ही तैयारी है, भिड़े रहेंगे। इसमें क्या होगा, मेरिट के आधार पर, जैसे टॉप जो व्यापम के हैं वो इतने रैंक पर इतना, ये वाला पोस्ट इसके रैंक नीचे आया, ये पोस्ट, ये सब प्रेफरेंस उसमें भी भरना पड़ता है PSC की तरह। अब क्या होगा, ये अच्छा है, ये अच्छा होगा। एक सीट पर तो क्या वेटिंग वाला आ जाएगा ना, ना। अब इसमें सीरियस स्टूडेंट जो भिड़े रहेंगे PSC, इसका मतलब क्या है, अच्छा पेपर होगा, टफ पेपर होगा। टफ का मतलब ये होता है कि आप पूरी विषय की विस्तृत तैयारी, गहन तैयारी रखिए, तभी होगा। वो छोड़ के पढ़ने वाला, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ट्रेंड के हिसाब से चलो, जान जाओ। ये नहीं, उतना अलगाव नहीं होगा, कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन को कोर यही है, व्यापम को कोर यही होगा। पेपर बनेगा लेकिन सतर्क, वो सिंगल लाइनर, 1 लाइनर, 4 महीने का क्रैश कोर्स, 6 महीने का क्रैश कोर्स, वो गए, वो सिर्फ कोचिंग को पैसा देने जाएंगे। आ गए, क्लियर है? ये होने वाला है, ये बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, खासकर तुम कोई भी विषय एकदम विस्तृत तैयारी करते हो, लेकिन साला तो तब करोगे ना जब पढ़ोगे, तब तुम्हारे लिए अच्छा होगा ये पैटर्न। नहीं, क्या पता है, अब बोर्ड बनाने में कितना समय लगता है, 2 महीने में किया जा सकता है। अब सरकार को काम करना रहेगा तुरंत करेगी, नहीं करना रहेगा उसको नहीं करेगी। 30 करोड़ की मांग हो गई है सर बनने की, तो बनेगी 30 बजट में आ गया, 30 करोड़ आ गया है ना, बजट में आ गया मतलब बनेगा। शिक्षक भर्ती भी आया तो नहीं, ये बोर्ड बन जाएगा तो फिर शुरू हो, हाँ उसके बाद मतलब 2027 से उम्मीद कर सकते हैं ना। और ऐसे अक्सर होता है ना, तो कई बार साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार निकलता है ना। इससे क्या होता है, जैसे 1000 पोस्ट है तो 500 को 2 बार निकालेगा, तो लोगों को रहता है वैकेंसी निकल रही बराबर, ऐसा लगता भी है ना। चलो, कहाँ पहुँचे थे अपन, हो गया। उसके बाद एक यहीं पर फैक्ट, तो देखो भाई, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, तीसरा बड़ा महाद्वीप। अब जब इतनी बात होगी कि विश्व की सबसे लंबी नदियाँ देख लो, घटते क्रम में, सबसे लंबी नदी नील, नाइल, रिवर नाइल बोलते हैं इसको। नाइल के बाद अमेजन, हाँ बता रहा हूँ, नील के बाद अमेजन, अमेजन के बाद मैं आ रहा हूँ, रुक।
हाँ यांगसी, इसके बाद यांगसी, यांगसी नदी, इसके बाद मिसिसिपी। विश्व की सबसे लंबी नदियाँ। नील कहाँ है भैया? इजिप्ट, अफ्रीका, इजिप्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मिस्र, मिस्र में है। हालांकि बहुत सारे देशों से बसती, लेकिन अधिकांश वहाँ से बहती है। हम डिटेल में देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप। अमेज़न कहाँ? साउथ अमेरिका महाद्वीप। यांगसी कहाँ? एशिया का चीन, एशिया का चाइना। और मिसिसिपी आप जानते हो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यूएसए। यांगसी, 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 यांगसी। अरे एशिया महाद्वीप में चीन। ये लंबी नदी घटते क्रम में, नील, नील के बाद अमेज़न, अमेज़न के बाद यांगसी या मिसिसिपी। इसमें आप देखो नील सबसे लंबी नदी है और अमेज़न सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चौड़ी भी बोलते हैं और सबसे बड़ी नदी भी बोलती है ये अमेज़न। वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है इसमें। हाँ, चौड़ी भी है और सबसे बड़ी बोलने का मतलब पानी, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा, आयतन ज़्यादा है ना। अच्छा इधर देखो, मिसिसिपी मिसौरी लिखे हो। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे लंबा अफवाह तंत्र है। लिखो पहले, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे लंबा अफवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम मिसिसिपी मिसौरी दोनों को मिलाकर बोलते हैं ना। मिसिसिपी मिसौरी इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और एक और चीज़ लिखो, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तू भी काम करने जाती है ना? नहीं जा रही? कब जा रही? तो यहाँ बैठी तो काम करने कब जाती है? तेरे को टेस्ट के कट ऑफ से छूट चाहिए, पेनल्टी से। हाँ, कभी फर्स्ट सेकंड आप गई तब भी नहीं मिलेगा, जान गई? हाँ भाई, छूट का मतलब क्या होता है? छूट का मतलब यही होता है, कभी फर्स्ट सेकंड आ गई तो मिलेगा भी नहीं है तेरे को, कभी नहीं मिलेगा। वो बाद में खलेगा, बाद में फर्स्ट सेकंड आने लगेगी ना तब खलेगा। नहीं, जो काम काजी है तेरा छूट है, बता, तय कर ले जल्दी से। तू हो गई, एक शाम को दीक्षा आती है, वो हेमलता तो कभी काम करने जाती फिर छोड़ देती है। जारी पूछना पड़ेगा भाई, छूट तेरे को चाहिए क्या? हेमलता और कौन कौन है काम काजी जो नहीं है क्या? ये उसके अलावा सबका कट ऑफ का पेनल्टी पहुंच जाना चाहिए। अरे भिड़ो यार, भिड़ो। 20 रुपये 30 रुपये को मजाक मत लो। वो तुमको ना 20-30 रुपये शर्मिंदगी महसूस कराना चाहिए, हैं? दे देंगे लेकिन शर्मिंदा नहीं होंगे। अरे भाई, पूरे 1 महीने का टेस्ट को जोड़ेंगे ना, और अरे 120 नहीं भी, अभी देखना, अगर ये सब पैसा दे, लिस्ट देखो, नाम डला हुआ है, ऐसे पेनल्टी देते नहीं है। और कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मैं पैसा ले खा जाता हूँ साला। अरे मेरे को सुनाई दिया भाई, कोई बोलता है सर पैसा देते नहीं है। अरे बीच बात नहीं हुआ, बीच में
तो देते ही नहीं साले। एब्सेंट और ये पैसा जमा होगा ना, मुझे लगता है अगर सब ईमानदारी से पैसा दे दे तो 600-700 इकट्ठा हो जाएगा। है नहीं बे, अबे एक महीने में 600-700 या 1000 रुपये इकट्ठा होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बढ़िया अमाउंट हो जाएगा। अब देखो तुम लोगों को पहले से बता दे रहा हूँ, अगले महीने के टेस्ट में 4 टेस्ट भिड़ो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का मौका है भैया। अब दे चुके हो, मान लो कोई 10 बार दे चुका है 20 रुपये, 200 रुपये दे चुका है, एक बार फर्स्ट आ जाए प्रॉफिट में आ जाएगा। हाँ प्रॉफिट में नहीं आ जाएगा, वो पैसा तो वसूल हो ही जाएगा जो भी दिया है अभी तक, लेकिन एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग कॉन्फिडेंस फिर आपको अलग मोड में ले जाता है। तो शुभम तू वसूली चाहता है कि नहीं चाहता ना? हाँ निरंजन मेरे को अंदर गाली देगा सर, साल भर मेरे को देते देते मेरा साला कभी मौका लगेगा कि नहीं लगेगा। अबे कम से कम पैसा पेनल्टी से बचना है, एक तो रेगुलर टेस्ट देने आओ, तैयारी ना भी हो तो टेस्ट देने आओ, और टेस्ट देकर अगर पेनल्टी से बचना है, 20 रुपये से भी बचना है तो थोड़ा साला कट ऑफ तक पहुँचो। अरे वो उस 20 रुपए के उसमें बचाने में वो रह जाएगा, लेकिन भविष्य का क्या होगा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये हो गया। अच्छा अब आइए एक चीज़ देखिए, मैं जब वेजिटेशन आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं वहाँ पहुँचूंगा, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, वेजिटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऊपर वाले को बोलते हैं इसको टेम्परेट, शीतोष्ण क्षेत्र। इसको बोलते हैं अपन टुंड्रा, इसको बोलते हैं फ्रिजिड क्षेत्र। और डिटेल देखेंगे वेजिटेशन में आऊँगा, है ना। ये शीतोष्ण, ये वो, तो टुंड्रा क्षेत्र में ये कनाडा में पड़ेगा, 66 से 80 डिग्री कनाडा में पड़ता है। ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश में आएगा। यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, जनजाति रहती है, एस्किमो जनजाति है, एस्किमो। टुंड्रा क्षेत्र में, कनाडा के टुंड्रा क्षेत्र में एक जनजाति रहती है एस्किमो। नहीं, वो तो ध्रुव में रहता पगली। ये कहाँ अभी ध्रुव में पहुंच गई? हाँ, टुंड्रा के ऊपर आएगा फ्रिजिड। हाँ, टुंड्रा 66 से 80 डिग्री के बीच में ना। टुंड्रा क्षेत्र पड़ता है इस अक्षांश के बीच में, और वो अक्षांश यहाँ से गुजरती है। यहाँ रहती है एस्किमो, और एस्किमो जिस बर्फ के घर में रहती है उसको बोलते हैं इग्लू बर्फ का घर है ना, ये रहती है यहाँ पर। तो प्रश्न क्या बोलेगा? टुंड्रा क्षेत्र में। एस्किमो कहाँ रहते हैं? टुंड्रा क्षेत्र में ना। टुंड्रा क्षेत्र में रहते हैं, और ये जिस बर्फ़ के घर में रहते हैं वो इग्लू है। अब कोई सामान्य सा छात्र सोचेगा कि साला इतना ठंडा पड़ता है और बर्फ़ के घर में रहेगा तो और सिकुड़ के मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो देखो इतना बड़ा बॉटल दिख रहा है उसका, थर्मस देखा ना, थर्मस जो पानी को ठंडा या गर्म रखता है, दिखा बोतल है ना। ये देखो, ये लगेगा 1 लीटर का बॉटल है ना। ये थर्मस का कंसेप्ट देख लो आप,
बाहर से साला एक तो ये तो छोटा है, इससे बड़ा वाली भी आता है, लगता है भयंकर सामान आएगा, बहुत चाय आएगी, बहुत ठंडा पानी आएगा। खोलो साले को तो थोड़ा सा जगह रहता है। ये तो लोकल वाला है। अरे मोटा थर्मस देखते हो, मोटा सा दिखता है, खोलोगे साला अंदर कम जगह दिखता है। वो इसलिए होता है कि थर्मस में ना 2 लेयर बनाई जाती है, इसके अंदर भी एक लेयर होता है और बीच में क्या होता है, वैक्यूम। बीच में क्या होता है, वैक्यूम ना। उसी की वजह से तो थर्मस काम करता है। गर्म चाय भरो तो गर्म रहेगा, ठंडा पानी भरो तो ठंडा रहेगा। वो अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देता या बाहर के टेम्परेचर का प्रभाव अंदर होने नहीं देता। क्यों होता है, क्योंकि 2 लेयर है। एक ये है, इसके बीच में वैक्यूम है, अंदर से एक और लेयर होता है, वो टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं दे। क्यों, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। भाई टेम्परेचर को पास ऑन होने के लिए माध्यम चाहिए, क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए ना। 2 दीवार खोखली, बीच में जब गैप रहता है, नहीं कुछ नहीं, बर्फ रह रहता है बस। वहाँ क्या मिलेगा बे, वहाँ से कहाँ से घास मिलेगा तेरे को। अरे चमड़े उमड़े का वो बिछा के उसमें सोते होंगे। नहीं जमेगा यार, अंदर टेम्परेचर मॉडरेट रखता है वो। नहीं, अरे पगली, वहाँ का टेम्परेचर ही ऐसा रहता है, क्यों पिघलेगा वहाँ तो तू। अरे वहाँ तू ऐसे थर्मस से चाय निकाल के ऐसे फेंक, वो हवा में ही जम जाएगा, हर चीज़ जम जाती है वहाँ। मज़ा आएगा, जाके देख, 2 दिन रहना हो तो पता चलेगा मज़ा। जम जाता है, बाकी में बहुत टेम्परेचर रहता है, ऐसे फेंको पानी ऐसे तो ऐसे जितना कनेक्शन होगा वहीं जम जाएगा। तो ऐसे अवस्था में उनके पास एकमात्र विकल्प इग्लू बचता है सर्वाइव करने के लिए। इग्लू है, पानी गरम करके पीते हैं, गरम करके। हाँ, अंदर इग्लू के अंदर तो थोड़ा मेंटेन रखता है ना टेम्परेचर, तो वहाँ बचा रहेगा। एक और इस्किमो जान गए, इन्यूर, एक और जनजाति इन्यूर यहाँ रहती है नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में, और एक और जनजाति रेड इंडियंस। आपसे कभी पूछ देगा एस्किमो, इन्यूर और ये कहाँ की जनजाति, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। अरे कोलंबस निकला था स्पेन से भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजने, वो पहुंच जाता है अमेरिका, उसको लगता है इंडिया पहुंच गया, लेकिन देखता लाल लाल लोगों को तो रेड इंडियंस बोल देता ना, तभी से रेड इंडियंस नाम पड़ गया। मतलब अमेरिका के लोग, हाँ, अमेरिका के वहाँ की जनजाति रेड इंडियंस। यहाँ पहुँच गया था भाई, वो भारत पहुँचने के चक्कर में पहुँच गया था नॉर्थ अमेरिका। इसीलिए तो बोलते हैं अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस। हाँ, कौन, कोलंबस थोड़ी आया था यार, वास्को ड गामा आया था। नहीं पता, कोलंबस यहाँ भारत कभी नहीं आया मेरे ख्याल से, वास्को ड गामा आया। समझ गए। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खत्म। और वो पवन कराया था कल, पवन, हाँ पवन हो गया। करंट तो जान ही गए, झीलें जान गए, नदियाँ जान गए, पहाड़ जान गए ना, और वो कुछ, हाँ ये नॉर्थ अमेरिका ख़त्म आपका। कल हम करेंगे माउंटेन थियरी, करेंगे माउंटेन, और साउथ अमेरिका शुरू करेंगे। आपका टेस्ट का सिलेबस बता दे रहा हूँ, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों मैपिंग। इकोनॉमी अभी रहने दो, अगले उसमें समझ नहीं आ रहा है।
न सबके लिए नया होगा। नया हो तो क्या हुआ, समझ में आना चाहिए। जो पढ़ लिए उनको समझ आ रहा है, पहली बार में थोड़ा मुश्किल है। हैं? कभी नहीं पढ़े, पहली बार तो जो पढ़ लिए उनको समझ आ रहा है। आनंद सर का तो सर को सब्जेक्ट पढ़ाते तो समझ आ रहा है, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। सर आप ही पढ़ाते हैं। सर मैं तो सोच के रखी थी कि सर पढ़ाएंगे तब पढ़ूंगी करके। देखो, मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक वो है जो कोई नया हो सब्जेक्ट और नया छात्र के लिए नया हो तब भी उसको समझ में आए, क्लियर हो जाए। मतलब कोचिंग ख़त्म करने के बाद उसको किसी विषय में कोई शंका ना रह जाए कि ये विषय क्या है, क्या पढ़ना है, इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा दिक्कत ना रह जाए, कभी ना रहे। मैं आज देखता हूँ, लेकिन अगर मान लो मैडम सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने बैठे हो इसमें से कितने लोग संतुष्ट हो, इतना स्पष्ट फिलहाल ठीक पढ़ा है, फिलहाल ठीक पढ़ा है, है? फिलहाल ठीक पढ़ा है। फिलहाल मतलब अभी तक जो टॉपिक सही है, आगे का टॉपिक पूरा डिफरेंट आ रहा है तो सर को साइंस दे दो। अबे वो साइंस वाली होगी तब ना। कॉमर्स वाले अच्छा एक बात बताओ, क्या समस्या, क्या अनुभव हो रहा है? चलो मेरे को समस्याएं बताओ। रीड भी करती है सर, जो ब्लैक बोर्ड में रहता है। अच्छा पीपीटी से हट जाती है। हाँ, मतलब आज का पूरा कारण है। उनको तो सारे कहना वही लगता है, ऐसा है। अच्छा रुको, अरे नॉलेज उसको बहुत है, ऐसा नहीं है। शायद वो देखो, करेक्ट पर जाता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ आपको होता क्या है कि मैंने एक चीज़ कही ना मिताली से, क्या कहा कि देखो दिल्ली में जो यूपीएससी की क्लासेस चलती है, जो दिल्ली में जिस तरह से क्लास चलता है वैसा बिल्कुल यहाँ नहीं चल रहा। क्योंकि दिल्ली में जो क्लासेस चलती वो ये मान के चलती है कि जो स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस बनना चाहता है वो अपने ग्रेजुएशन के दौरान एनसीईआरटी तैयार करके होमवर्क करके आ गया है, तो वहाँ पर तेज़ी से हवा में उड़ते हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से करंट वरेंट ये सब की बात ज़्यादा करते हैं लोग ना। वो रिक्वायर्ड होती है लेकिन वो मेंस के लिए होती है, मेंस के लिए होती है और उन स्टूडेंट के लिए होती है जिनका बेस स्ट्रांग है, जो एनसीईआरटी से तैयारी करके आ गए हैं, होमवर्क कर लिए। अब समस्या ये है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 95% स्टूडेंट, 95% से ज़्यादा स्टूडेंट छोटे छोटे यूनिवर्सिटी, छोटे छोटे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ना तो यहाँ वो एनवायरनमेंट है, ना तो यहाँ वो स्तर है। तो वो लोग क्या करते हैं, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी सोचे और कोचिंग पहुँच गए, तो सारे विषय वो अब उनके लिए नए हैं, समझ जाओ। तो मेरा समझाने का अर्थ ये होता है किसी भी टीचर को कि भैया आपको ये मानना है कि सामने स्टूडेंट एकदम गधा है, सामने स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, तुम पहले से मान के मत चलो ये पता होगा, ये तो पता ही होगा, ये तो आता ही होगा ना। क्योंकि तुम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो तो तुमको वहाँ का माहौल और वहाँ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही सेलेक्ट होके जाते हैं, ब्रिलियंट। जितने देश भर के क्रीम होते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, 95%, 98% तो एडमिशन क्लोज हो जाता है। क्रीम और ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो ना। और जिनकी सिविल सर्विसेज का मोटो होता है वो ग्रेजुएशन में अपना पूरा होमवर्क कर चुके होते हैं, न्यूज़पेपर और ये सब से जुड़ जाते हैं। लेकिन वैसा कल्चर छत्तीसगढ़ में है क्या? नहीं। तो कोचिंग में अगर मेरे 100 स्टूडेंट आए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 98 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीधा सोचे कि तैयारी करनी है, कोचिंग पहुँच गए। ना न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, ना उनका पहले का बेस स्ट्रांग है, ना वो होमवर्क करके आए। तो भैया कोचिंग का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को क ख ग घ से तैयार करो। मेरा अर्थ ये है, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि 98 स्टूडेंट वैसे ही हैं। 2 स्टूडेंट ब्रिलियंट होंगे, हो सकता है कि वो पहले से न्यूज़पेपर पढ़ते हों, पहले से वो एनसीईआरटी की किताबें खोल खाल के बढ़िया थोड़ा पढ़ के आए हों। 2 ही स्टूडेंट होंगे ना,
लेकिन फीस तो 98 स्टूडेंट भी देते हैं, 98 स्टूडेंट भी तो फीस दे रहे हैं। तो भैया मैं चाहता हूँ कि मैं उन स्टूडेंट के हिसाब से करूँ, और वही सही भी है कि मैं सबको लेकर चलूँ। स्टूडेंट को जिसको कुछ नहीं आता है, वो आया है, कमज़ोर रहा है या एकेडमिक बैकग्राउंड, वो वहाँ से सीखे, और जब सीखेगा तो आत्मविश्वास आएगा। बस शर्त यही है कि सालों रेगुलर पढ़ो, चाहे कमज़ोर हो चाहे ब्रिलियंट हो, रेगुलर पढ़ने की आदत डालनी है। टेस्ट को चुनौती के रूप में लो ना, तो कमज़ोर हो एवरेज हो तो भी तब तैयार हो जाओगे तुम। किसी को 1 साल में लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, लेकिन शर्त बस यही है, रेगुलर क्लास करो और वीकली टेस्ट में परफॉर्म करने की कोशिश करो। आज नहीं तो कल गाड़ी पकड़ा जाएगी ना। अच्छा, अब मैंने समझाया कि देखो तुम ये मान के मत चलो, तुम डीयू में पढ़ी हो तो तुम डीयू में साथी होगी, इतना तो कॉमन चीज़ है, सारे स्टूडेंट को पता है, क्योंकि वहाँ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही दिखते हैं ना। अब कितने स्टूडेंट हो यहाँ पर बताओ भाई जिसका परसेंटेज 12th में 90% अबव है? 90% अबव। मेरे दोस्त का था, सर कोविड में पास मेरे हुआ। दोस्त का था, ए कोविड वाला नहीं पूछ रहा हूँ, कोविड से पहले मेरा दोस्त था, उसका 90% आया था, तो उसने देरी क्लियर किया और अभी NIT से उसको वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर इतने ब्रिलियंट है, या तो वो IIT और नीट क्वालिफाई करके निकल चुके हैं, या ये वो स्टूडेंट हैं जो ब्रिलियंट तो हैं लेकिन इनका स्कोप अलग है, या तो सिविल सर्विसेज है या फिर इस रिसर्चर और स्कॉलर बनने का सपना है, इसलिए उधर नहीं गए, लेकिन है तो ब्रिलियंट। तो भैया 100 में से छत्तीसगढ़ में तो 100 में से 2 भी अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट निकल गए तो बड़ी बात है। और वो भी कहाँ जाएंगे, वो चर्चित जो बहुत प्रचार करता है वहाँ जाते हैं। जैसे NIT के स्टूडेंट दिल्ली IIS भागते हैं, क्यों? इंग्लिश मीडियम में प्रचारित है और सिलेक्शन इतना दिखाता है, तो सारे NIT के ब्रिलियंट स्टूडेंट वहीं जाते हैं और वही सेलेक्ट होते हैं, तुमको बता दो। बाकी तो प्रचार देख के ताली पीटने जाते हैं, कोई ऐसे पीट रहा है, कोई ऐसे पीट रहा है, नहीं मालूम। उसके बावजूद फर्जी चयन बताता है। उतने ब्रिलियंट स्टूडेंट दिल्ली, उतने 6000 7000 स्टूडेंट की भीड़ में इतने ब्रिलियंट NIT के स्टूडेंट जाने के बावजूद उतना चयन नहीं होता, तो फर्जी चयन बताते हैं चतुर्वेदी। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के लिए गया चयन बता दिया, जो स्टूडेंट 2 दिन क्लास गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के कभी क्लास ही नहीं गया, चयन बता दिया। सोनाल डेविड। अगर इतने स्टूडेंट की भीड़ चतुर्वेदी साहब के पास है और इतने लोगों को तैयार करके चयन लेते, तो फर्जी चयन बताने की जरूरत पड़ती क्या? यही सच है। PW जितना फर्जी वाला कर सकते हैं वो अमीर है, लेकिन मेरे पास तो सामान्य एवरेज और पुअर स्टूडेंट आते हैं। अब मुझे पास चुनौती है उनको तैयार करके रिजल्ट लेने की। मेरे पास अगर ब्रिलियंट आ जाए, NIT के 10 स्टूडेंट आ जाएं, मैं साला पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, देख लेना 2-3 साल में PSC में सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ऑलरेडी ब्रिलियंट है साले, 8-8 10-10 घंटे पढ़ बैठ के तैयारी करना तो सामान्य सी बात है उनके लिए ना। और कुछ लोग NIT में पहुंचने के बाद गांजा का भी शौकीन हो गए होंगे, गांजा पी के भक हो के 10 घंटा बैठ जाते हैं। तुम लोग ट्राई मत करना, नहीं सबके बस की बात नहीं होती नशा करके पढ़ाई करना। लेकिन क्या होता है, वो ऑलरेडी ब्रिलियंट होते हैं, सिटिंग होती है, IIT और नीट में चले जाते हैं ना, तो प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए ना वो लोग साले लोग थोड़ा नशे का सहारा ले लेते हैं। वो सही बात नहीं है, लेकिन वो चूंकि ऑलरेडी ब्रिलियंट है, कंसंट्रेशन लेवल हाई है, तो वो लोग गांजा पी के भक होके बैठ जाते हैं 5-5 6-6 घंटा। वो कर लेते हैं। ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। तुम लोग सोचोगे मैं भी गांजा पी के बैठूंगा 10 घंटा कंसंट्रेशन रहेगा। अबे ये गलती मत करना, बता दे रहा हूँ, ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बता दे रहा हूँ ना, नहीं करना। नशा किसी भी स्थिति में सही नहीं है। अगर कंसंट्रेशन अगर वीक है तो बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे योगा हैं, इधर उधर की व्यर्थ की डाइवर्शन वाली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चोना बाबू, इधर व्यर्थ का डाइवर्शन, दोस्त यार की मंडली, अपने दूरी काट दो, अपने आप को काट दो, धीरे धीरे कंसंट्रेशन आ जाएगा ना। दिमाग में जितनी कचरा चीज़ें भर के रखोगे तरह तरह की, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, बटा रहेगा दिमाग, तो कंसंट्रेशन लेवल वीक हो जाएगा ना।
नशा नहीं करना, ये मैं तुमको रियलिटी बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चरस, गांजा, ड्रग्स आईआईटी और नीट के स्टूडेंट पीते हैं, लेकिन वो उस स्थिति में पहुँच चुके हैं भैया। उनका माइंड ऑलरेडी पता है उनको, ब्रिलियंट माइंड कैसे पढ़ना है, 8-8, 10-10 घंटे की सीटिंग कैसी होती है, रिवाइज कब करना है, वो सीख चुके हैं ना। आपको सीखना है, आपको सीखना है, तैयार होना है और आपको सीखना है, ये अलग बात है। नशा वशा नहीं करना, अगर कोई करता है मेरी तरह चुप जाओगे। ऑनलाइन देख रहा काम